नमस्कार दोस्तों। 11 जनवरी के करंट अफेयर्स में एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में मैं नीलेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं आप सभी को जानकारी के साथ और आज के सुबह के विचारों के साथ। भाग्य संयोग नहीं है, यह एक चयन का विषय है। इसके लिए प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, इसे तो हासिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर विलियम जोनिंग ब्रांड कहते हैं कि ये जो भाग्य होता है, जिससे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि ये तो भाग्य की बात है, ये एक तरह से बोलते हैं ना, ये हमें भाग्य से मिला, ऐसा नहीं होता। भाग्य कोई एक संयोग नहीं होता, ये चयन का विषय होता है। यानी हम कर्म किस ओर कर रहे हैं, यानी हमारा जो लक्ष्य है या हम जो जो करना चाह रहे हैं उसको हम कितनी तन्मयता के साथ कर रहे हैं, कितने अपने उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, उसके लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान परिश्रम करता है, जब अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, तो वो अपने भाग्य का निर्माण करता है। गीता में भी यही कहा गया है कि आपको कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति कर्म करने लगता है तो उसका जो भाग्य होता है वो अपने आप प्रबल हो जाता है। ठीक है। बाकी का एक समय के बाद हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये ठीक है, हमें ये भाग्य से मिला, हमारे भाग्य में नहीं था। ये एक तरह से ये बोल सकते हैं, इसको एक मोटिवेशन के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन यदि हम केवल भाग्य के भरोसे रहेंगे तो केवल उतना ही मिलेगा जो भाग्य में बोलते हैं ना लिखा होता है। तो वो कहने का मतलब यही होता है कि आपको उतना ही मिलेगा, आप जितना बैठे-बैठे आप पाओगे। तो करना क्या है अपने को कि हम एक चयन करना होता है कि हम बैठे-बैठे भाग्य के भरोसे बैठना चाहते हैं या हम अपने कर्म करना चाहते हैं या हम अपने लक्ष्य के लिए, अपने कार्यों के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक छोटा-सा स्टेप जो बहुत पहले मैंने आपसे कहा था कि हम सीढ़ियों को चढ़ना चाहते हैं या बैठे-बैठे हम सोच रहे होते हैं कि ठीक है, एक दिन मैं इस सीढ़ी में पहुँच जाऊँगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद चढ़ जाऊँगा। तो ये नहीं, आपको सीढ़ियाँ तो आपको खुद से चलनी होंगी। हाँ, कोई आपको रास्ता बता सकता है, मार्ग बता सकता है और इस जगह पे पहुँचने के लिए, इस जगह को हासिल करने के लिए आपको कर्म करना ही होगा और जब आप यहाँ पहुँच जाएँगे, तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा भाग्य अच्छा था। वो बाकी की परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन सब कुछ यदि मिलता है, यदि जीवन में इंसान कोई कुछ पाता है, तो केवल भाग्य के भरोसे नहीं पाता, वो अपने कर्मों के आधार पे अपने भाग्य को भी बदल लेता है। क्योंकि कहीं पर लिखा हुआ है कि लकीरें उनकी भी नहीं उनके भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। आज जो दिव्यांग होते हैं, जिनके हाथ नहीं होती, जिनकी आंखें नहीं होती, कितने सारे उनकी परिस्थितियां वश या कोई भी कहे कि एक दुर्भाग्यवश उनके पास चीजें नहीं होती। कई जगहों से हमारे पास, हम तो आज सक्षम है लेकिन उनके पास नहीं होती, फिर भी उनका भाग्य प्रबल होता है, वो वहां तक पहुंचते हैं। आप हमेशा देखेंगे उनके अंदर एक विल पावर होती है, उस लक्ष्य को वो पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बैठे नहीं रहेंगे और शुरुआत करेंगे आज के रिवीजन की। आज का रिवीजन है हमारा कि जोशी मठ। ठीक है। इसकी अभी चर्चा लगातार न्यूज चैनल्स में चल रही है और सरकार ने इसको आपदा क्षेत्र भी घोषित कर दिया है हाल फिलहाल। तो ये जो है उत्तराखंड के चमोली राज्य में है और भूकंप जोन जो है हमारे यहाँ, उसमें 5वें जोन पे आता है। जैन समुदाय के तीर्थ स्थल है पारसनाथ पहाड़ी, जो अक्सर का अभी खबरों पे ये भी बना रहा समेत शिखर, ये झारखंड में आता है। हाल ही में भारत ने किसको पीछे छोड़ते हुए, जापान को पीछे छोड़ते हुए ऑटो बाजार में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और अभी तो हमने भी कार नहीं खरीदी है, आपने भी कार नहीं खरीदी है, हम सबकी जॉब लगेगी तो बहुत सारे लोगों की लगेगी, तो बहुत सारी कार अभी आने वाली है, तो बहुत जल्दी हम दूसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि भारत का जो टाइम है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा महादाई नदी एक जल विवाद है। तो ये किन दो राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और गोवा के बीच में, ये हमें याद रखना। तीसरा राज्य एक महाराष्ट्र भी इससे जुड़ा हुआ है। यदि ये तीन राज्य आते हैं तो इन तीनों में से आपको पकड़ के रखना है। हाल ही में चर्चा रहा एक डेक्सा टेस्ट होता है, ये बीसीसीआई में चर्चाओं में आया हुआ है। योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट के बारे में मैंने बताया था। ये एक प्रकार का एक्सरे होता है, इसमें बोन्स के हमारे अंदर जो नस होते हैं उनके बारे में चेक किया जाता है कि कितनी हड्डियां मजबूत हैं, कितनी नहीं है। 17वें जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसमें एक डाक टिकट जारी किया गया है जिसका नाम रखा गया है सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए। लाल बाग पैलेस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है, यहाँ पर हृदयम करके एक कार्यक्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश का जो दुर्लभ वन्य जीव प्राणी और जलीय जीव जंतुओं पर एक कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। ये कहाँ होने वाला है? भोपाल में होने वाला है। मध्य प्रदेश के भोपाल के स्मार्ट सिटी एक पार्क है जिसका नाम अब वाटर विजन पार्क कर दिया गया है। और @ 2047 का आयोजन हुआ था वाटर सम्मेलन का। अब सरकार के जितने भी आपको आयोजन मिलेंगे 2047 के नाम से मिलेंगे। 2047 का क्या है? अभी हम लोग क्या मना रहे हैं? 2023 में मना रहे हैं हम लोग 75वां अमृत पर्व मना रहे हैं। इसमें 25 जोड़ दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस वर्ष हमारे 100 ईयर हो जाएंगे आजादी के। ठीक है। तो लगभग सरकार के जो अब लक्ष्य है 100 वर्षों के लक्ष्य है। तो ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है।
धर्मपुरी सीवरेज है, ये अभी क्या हुआ है, स्कॉच अवार्ड्स है उसमें जो पर्यावरण और स्वच्छता से संबंधित श्रेणी होती है उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ है ये। और ये कहाँ पे ये गलत लग गया है, ये धार जिले में है। ठीक है, ये धार जिले में आता है, पिछले आंसर इसमें आ गया। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं व्यापम के एग्जाम्स की, तो एग्जाम गुरुजी में चल रहे हैं ऑफर। 1496 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज, आपको ये नोट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा। पर आप केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो एक चल रहा ऑफर 199 की टेस्ट सीरीज है। केवल नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो ये 900 रुपए के नोट्स हैं, 899 के हैं। लेकिन यदि आप थोड़े पैसे खर्च करेंगे तो ये दोनों चीजें आपको 1500 रुपए में मिल जाएंगी। इनकी वैलिडिटी लगभग आपके पूरे एग्जाम तक रहेगी। आप मल्टीपल टाइम ये वीडियोस देख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। काफी सारे लोगों के व्हाट्सएप भी आए थे, सर ने वो मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए बोला था, उसका क्लास ले ली है और आज रात में ही ली है कल। तो आप लोग एक बार उसको देख लेंगे, अच्छा प्रोग्राम है। एक बार वीडियो जरूर देख लेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, बाकी का आपके ऊपर है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, क्या कहते हैं, इस सम्मेलन की भारत सरकार ने 2006 से, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाने के रूप में निर्णय किया था। तो शुरुआत हुई थी। और सभी जितने भी हमारे दिवस मनाए जाते हैं, हर दिवस का एक उद्देश्य होता है, लोगों के बीच में उसको जागरूकता बनाना, उसके बारे में जानकारी देना। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यदि पूछा जाए हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या है, तो हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। यानी किसी की भी भाषा को बिना किसी प्रकार का उनकी महत्ता, उनके महत्व को कम नहीं करना हमें, लेकिन इसे हमें एक जनमत की भाषा बनाना है। विश्व हिंदी सम्मेलन का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था 30 देशों के प्रतिनिधियों के साथ, 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फिर इसी सम्मेलन की स्मृति को बनाए रखने के लिए 2006 में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। अब बात करी जाए हिंदी दिवस की, ठीक है, ये जो मनाया जाता है हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। हमारे भारत देश की ये एक राजभाषा है। जो दूसरी राजभाषा है जिसपे डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो अंग्रेजी होती है। न्यायालयों में भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी आपको पता है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, अनुच्छेद 343 है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि है वो देवनागरी है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी को भाषा को प्रोत्साहित किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसका स्टार्टअप किया है। ये जो मुख्य सचिवों की भी बैठक चल रही थी, उस पर उन्होंने इसकी घोषणा करी है। लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। डिटेल से आप देख लेंगे, अभी बैठक हुई थी जो प्रमुख सचिवों की, वहां पर सरकार ने क्या है, जो प्रधानमंत्री इन्होंने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की एक नई पहल शुरू करी है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म पे ABP कहा जाएगा। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक, तो अब ये क्या है, इसकी जो घोषणा पहले ही हमारे यहाँ जो बजट आया था, केंद्र सरकार का बजट था, उसमें इसकी घोषणा कर दी गई थी। इसमें अलग अलग जो क्षेत्र बांटे गए हैं, ऐसे जिलों को इसमें क्या कहते हैं, सेलेक्ट किया गया है। लगभग 500 के आसपास जिले हैं जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ये ऐसे जो क्षेत्र है, 5 आधार बनाए गए हैं। उनपे जो उनकी रैंकिंग है बहुत कम है, या वो उनको सरकार को क्या उन जो 500 जिले हैं उनको इन क्षेत्रों पे डेवलप करना है। तो जिनकी स्थिति खराब है, उन 500 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है और सरकार उन पर फोकस करेगी ताकि अगल बगल के जो जिले हैं वो क्या हो, प्रेरित हो। तो ऐसा भी हमारे यहाँ के जो 31 राज्य हैं उनके 500 जिलों को छाटा गया है, उस पे उसकी प्रॉपर लिस्ट है। अब उनमें से जो 6 राज्य हैं, विशेषकर हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो आपको जो 500 जिलों के ज्यादातर ये जो जिले मिलेंगे वो इन्हीं राज्यों के मिलेंगे। अब इसमें सरकार का क्या है, जो अविकसित जिले हैं जिनकी स्थिति इन जगह इन क्षेत्रों पे खराब है, उनको क्या है कि उनको आगे बढ़ाना है। उनके लिए सरकार विशेष रूप से फोकस्ड होगी। वहाँ के जो जिला कलेक्टर होंगे, अभी जो प्रमुख सचिवों की बैठक हुई थी, उनको बताया जाएगा कि ये भाई आपके से, ये जो आप प्रमुख सचिव हैं उस राज्य के, आपके इन कलेक्टरों के संपर्क में रहिए, इन जिलों को आप आगे बढ़ाइए। सरकार केंद्र सरकार इसके लिए फंड जारी कर रही है, नीति आयोग के साथ बैठिए, बात करिए, ये सब चीजें वहां पे रहेंगी। तो भारत सरकार का जो नीति आयोग है इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। और आपको पता है कि जो कलेक्टर होते हैं हमारे यहाँ के, वो किसके, प्रमुख सचिव के उसमें संपर्क में रहते हैं, डायरेक्ट उनके जो मुखिया होते हैं प्रमुख सचिव हो जाते हैं। और ये सभी के सभी केंद्र सरकार के अधीन ही एक तरह से कार्य करते हैं।
तो बात करी जाए वो 5 जिलों में किस-किस क्षेत्र में, मतलब 5 जो क्षेत्र हैं वो कौन-कौन से हैं? तो एक तो आपका स्वास्थ्य और पोषण है, इस पे 30% ध्यान देना है, शिक्षा हो गया, कृषि जल संसाधन हो गया, वित्तीय समावेशन कौशल विकास हो गया और अवसंरचना हो गई। ये यहाँ पे राज्यों की सूची है। राज्यों के अंदर जो जिले हैं जिनको सेलेक्ट किया गया उनकी सूची है। आप जूम करके देखेंगे तो वो आ जाएगा। इनके संकेतकों पे क्या करना है? सुधार करना है। इन क्षेत्रों पे विशेषकर ध्यान देना है ताकि उस जिले का अच्छा विकास हो, अगल बगल के जिलों का भी विकास होगा उसकी वजह से। भारत ने किस देश के साथ अपना पहला जो द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसका नाम है वीर गार्जियन 2023, ये प्रथम संस्करण है, किसके साथ आयोजित करेगा? तो ये करेगा भारत जापान के साथ। ये करंट अफेयर में आपके साथ लगातार बना हुआ है। 12 से 26 जनवरी तक जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे पर और इरुमा हवाई अड्डे पर ये आयोजित किया जाएगा। सभी युद्धाभ्यासों का उद्देश्य होता है अपनी आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना। इसके अलावा यदि बात करी जाए तो भारत और जापान के बीच एक धर्म गार्जियन होता है। ठीक है, इसका जो आयोजन किया गया था 27 फरवरी 10 मार्च 2022 के बीच में किया गया था। फिर एक जिमेक्स होता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप खाड़ी समूह पे किया गया था। मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास होता है इसमें भारत जापान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भी होते हैं। एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास होता है, पावरफुल युद्ध अभ्यास माना जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 में। अभी हमारे यहाँ के जो सीजेआई है चंद्रचूड़, इनको एक लॉ सेंटर है जिसके द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार से सम्मानित करने वाली यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड लॉ स्कूल। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से भी पढ़ाई की हुई है। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए तो जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं इनको 11 जनवरी को एक वर्चुअल प्रोग्राम होगा जहाँ पे उनको सम्मानित किया जाएगा और उनको हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा जो वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार ये दिया जा रहा है। और ये अंतरराष्ट्रीय का बड़ा पुरस्कार है, हमारे देश का सम्मान है। हालांकि उनकी जो एजुकेशन है वहां से हुई थी, इस वजह से भी उनको सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि वो उस स्कूल से जुड़े हुए थे और इतने उच्च पद पर पहुंचे हैं तो स्कूल अपना गर्व अनुभव करती है, तो सम्मानित करती है। तो धनंजय, इनका जो जन्म हुआ था डीवाई चंद्रचूड़ का, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और अभी हाल ही में इन्होंने 9 नवंबर 2022 को देश के 50वें सीजीआई के रूप में क्या करी है? शपथ ली है। और इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहने वाला है। हाल ही में कौन सा राज्य जिसने डिजिटल बैंकिंग सेवा को सक्षम करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है? तो ये राज्य है केरल। केरल लगातार तीसरी बार सोमवार, मंगलवार और बुधवार करंट अफेयर पे बना हुआ है, हर क्षेत्र पे पहले नंबर पे चल रहा है। तो अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन, इन्होंने घोषणा करी कि देश का एक ऐसा पहला राज्य है जो पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर पर डिजिटल हो गया है। ठीक है, वहां पे लगभग सभी लोगों के पास एक कम से कम बचत खाता है जो डिजिटलाइज हो गया है। 2021 के में भी केरल के जो त्रिशूर में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बना था। इसके अलावा राज्य का जो कोट्टयम जिला है ये पूर्ण डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी और इसके लिए आरबीआई ने भी विशेष अभियान यहाँ पे चलाया था कि इसको किस प्रकार से संपूर्ण राज्य को, पूरे के पूरे राज्य को सफलतापूर्वक क्या किया जाए? डिजिटलाइज किया जाए। और ये जो अभी हाल ही में क्या हुआ है, केरल को 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार मिले हैं इन्हीं सभी उपलब्धियों के लिए। करंट अफेयर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे कि यदि आप एमपीपीएससी प्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट हो चुकी है, इसका पूरा का पूरा एक शेड्यूल। अब इसमें ऐसा हम करके रहा, पहले हमारा एक शेड्यूल रहता था, अब हम सारे टेस्ट एक साथ अपडेट कर देंगे। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको दे सकते हैं क्योंकि कई एग्जाम आपके साथ में चल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको 499 में मिल जाती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी के ऐप से। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की। और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन AAPI और मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के बीच ओएमयू साइन हुआ है? ये साइन हुआ है चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, दो विभाग हैं, एक तो अमेरिका का एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और मध्य प्रदेश सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग है। सरकार का क्या चल रहा है? एक प्रोग्राम चल रहा है नॉलेज शेयरिंग मिशन। इस मिशन के अंतर्गत ये ओएमयू साइन किया गया है, यानी यहाँ की जो यूनिवर्सिटी रहेगी, ये जो संस्थान रहेगा, ये हमारे यहाँ के चिकित्सा विभाग के साथ उनके जो नॉलेज होते हैं वो उनको शेयर करेगा। वर्चुअली ये पूरा पूरा कुछ चलेगा। उनको ट्रेन, हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ भी जो नवीन तकनीकी है या कुछ शोध हो रहे हैं तो उन सब चीजों से हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अवगत कराएगा। तो हमारे जो डॉक्टर्स होंगे वो पूरी तरह से अपडेटेड रहेंगे। तो इसके लिए ओएमयू साइन किया गया है, एक अच्छी पहल है। बढ़ते हैं आगे की तरफ प्रश्न क्रमांक 7 में। जो 17वां प्रवासी दिवस है ये समाप्त हो चुका है।
अब आपसे एक बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर का प्रवासी दिवस था, तो ये याद रखना कि 17वां था। अब इसमें कितने प्रवासियों को सम्मानित किया गया है, तो इसमें 27 प्रवासियों को सम्मानित किया गया है। भारत की जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इस प्रोग्राम का क्या किया है, समापन किया है। समापन समारोह में इन्होंने भाग लिया है, इंदौर में आयोजित किया गया था। गुयाना के राष्ट्रपति भी थे, इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति भी थे। यहाँ पे 27 प्रवासी भारतीय हैं जिनको सम्मानित किया गया है। सभी के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर में जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, आपसे ये पूछा जाए इसका थीम क्या है, तो इसका जो थीम है ये हमें याद रखना है, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। ठीक है। अब ये समिट स्टार्ट होगी। अब प्रवासी भारतीय दिवस 8, 9, 10 3 दिन आयोजित किए गए थे। 9 और 10 को प्रमुख प्रवासी भारतीय दिवस था, 8 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस था। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आपसे पूछा जाए कि किस क्रम की इन्वेस्टर समिट है, तो हमेशा ध्यान रखना ये 7वें नंबर की इन्वेस्टर समिट है मध्य प्रदेश की। प्रधानमंत्री वर्चुअली इसको क्या करेंगे, इसको संबोधित करेंगे, इनोग्रेट करेंगे। और ये होने वाली कहाँ है, वहीं होने वाली है जहां पर अभी प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, ये एक प्रकार का हॉल है। ठीक है, यहाँ पर ये आयोजित की जाएगी। हमारे यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर कहलाती। इसमें भी गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं और सूरीनाम के राष्ट्रपति ये भी इसमें सम्मिलित होंगे। अब यहाँ पे आगे का प्रोग्राम चलेगा और बहुत सारे ओएमयू साइन होंगे, बहुत सारी कंपनीज है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो आएंगे और देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र के लिए क्या क्या ओएमयू साइन होगा, कौन सा प्लांट कहाँ पर लगेगा, तो वो हम आपको करंट अफेयर्स में बताते रहेंगे। थीम आपसे पूछी जाएगी तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य, ये थीम पर हो रहा है। और इस पे पर्यावरण संरक्षण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पे आधारित होगा। इसमें लगभग 9 मंडप रहेंगे। 14 अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन भाग लेने वाले हैं। बड़े स्तर पर प्रोग्राम होगा। राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड, इसका गठन कर दिया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो जो इसके अध्यक्ष है वो श्री गोपाल प्रसाद सिंघल है। ये रिटायर्ड आईएएस है। इसका जो गठन किया जाता है, ये हमारे यहाँ राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिक्रमण और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत हमारे यहाँ राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित किया गया है। अब इसमें होता क्या है कि पुनर्वास से संबंधित और भूमि से संबंधित प्रक्रिया, जो प्रक्रियाएं होती है रजिस्ट्री वगैरह की, इनका सरलीकरण कैसे किया जाए, ये सब चीजों की जो अनुशंसा होती है ये बोर्ड करता है। और इसका जो ये हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग है, जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत इस बोर्ड को राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड घोषित किया गया है। और इसमें लगभग 5 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें सिंगल जो है इसके अध्यक्ष है और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। निम्न में से किस राज्य को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। अभी क्या है, बिजनेस समिट होने वाली है तो बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें आ रहे हैं। तो कृषि से संबंधित एक हमारे यहाँ का जो आर्टिकल है वो रखा गया था इन्वेस्टर्स को क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो उसमें कुछ फैक्ट्स थे जो हमारे काम के हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। बाकी के जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। पहली बात तो ये, मध्य प्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसका एक कारण ये है कि जो मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है, ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मध्य प्रदेश की हो रही है। इसकी जीएसडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 47% है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए राज्य की जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कितने भागों में विभक्त है, तो ये 11 भागों में विभक्त है। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। मध्य प्रदेश संतरा हो गया आपका फल में, मसाले, लहसुन, अदरक, चना दाल, इन सब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं पे बात की जाए सोयाबीन, गेहूं, मक्का, खट्टे फल जो होते हैं, प्याज और फूलों में मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, दूसरा स्थान है। वहीं पर हमारे यहाँ जो तिलहन होती है, बागवानी, मिर्च, सुगंधित पौधे या औषधि पौधे, दुग्ध, इनमें मध्य प्रदेश तीसरे उत्पादक राज्य है। ठीक है। सरबती गेहूं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादक भी है और निर्यातक राज्य भी है। राज्य में 8 सरकारी वित्त पोषित फूड पार्कों की स्थापना की जा चुकी है। 2 निजी मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में है और एपीसी के द्वारा अनुमोदित 4 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं। अब बात करी जाए ओडीओपी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 24 कृषि बागवानी संबंधित उत्पादों की पहचान करी है। 52 जिलों पे ओडीओपी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यदि आपसे बात करी जाए कृषि और बागवानी संबंधित कितने उत्पादों का चयन किया गया है, तो अभी हाल फिलहाल 24 कृषि उत्पादों का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। और बात करी जाए दुग्ध उत्पादन के प्रदेश का लगभग 8.6% का योगदान है।
मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी है, ये लगातार आपसे बार बार मुख्यमंत्री के भाषणों में सुनने को मिल रहा है। पेपर में गलत करके मत आना, ये आप चीज ध्यान रखना, वरना बहुत पछताओगे आप, क्योंकि विकास दर जो अभी मध्य प्रदेश की बताई जा रही है वो विकास दर 19.76 बताई जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। कोविड के बाद की बात हो रही है। देश अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का जो योगदान है पूरे देश की अर्थव्यवस्था में 3.56% से बढ़ चुका है, 1% बढ़ा है, अब वो हो गया है 4.6%। ठीक है, और इस प्रकार से भारत का फूड बास्केट बन गया है। और मध्य प्रदेश ने गेहूं उत्पादन में, ठीक है, गेहूं उत्पादन में पंजाब को क्या किया है, पीछे छोड़ दिया है। तो इन फैक्ट्स को आप देख लेंगे, पीडीएफ एग्जाम गुरु जी का जो टेलीग्राम चैनल है इसमें सुबह डाल दी जाती है। थोड़ा सा परेशान मत हुआ करिए, कभी कभी लेट हो जाता है डालने में, तो आप 8 बजे के आसपास देख लिया करिए, वहां पे पीडीएफ आपको उपलब्ध रहती है। करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर जरूर करें एक बार, और कमेंट जरूर किया करें। आपसे हमने कल प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की चित्रकला के महान चित्रकार नहीं है, चित्रकार नहीं है, तो वो है नाना साहेब पानसे, ये चित्रकार नहीं है। आप सभी के आंसर राइट थे, और काफी सारे लोगों ने बहुत सारी डिटेल दी है। एग्जाम गुरुजी ने एक आंसर पिन कर दिया है, बाकी के आंसर्स को हार्ट दे दिया है। तो आप सभी लोग उन आंसर्स को एक बार जरूर देख लेंगे, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को वहां पे इन सभी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी, और वहां से प्रश्नों के बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और इस बार जो है अमृतलाल बेगड़ पीएससी के प्रश्न में आपसे टकरा भी चुके हैं। तो इससे संबंधित आपको जानकारी आप ही आज पिछले करंट अफेयर की वीडियो देख लें, नीचे जो भी एग्जाम गुरुजी ने पिन किए हैं, हार्ट दिए हैं, उनके आंसर्स को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लें, और पढ़ने के बाद उनको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस आपकी ये लगने जा रही हैं, और धीरे धीरे हम इसको पूरा करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं। और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर अब हम मंथली भी स्टार्ट करेंगे, कि पूरा 1 महीने का करंट अफेयर हम रिवीजन के रूप में करवाएंगे, तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो, आपके एग्जाम का हम पूरा ध्यान रखेंगे। आज का प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क क्या है, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के साथ बरेली और मौनिया नृत्य की परंपरा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, निमाड़ में है, मालवा में, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आपको नीचे कमेंट करके देनी है। जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरु जी उनको हार्ट देगा, जिनके आंसर राइट होंगे उनको एग्जाम गुरु जी लाइक देगा। आपको हार्ट वाले आंसर जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि वहां पर आपको इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। एग्जाम गुरु जी के प्लेटफॉर्म में एमपीपीएससी प्री के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। इनके साथ आपको प्री प्लस मेंस के नोट्स भी मिलेंगे, इसके साथ प्री के नोट्स भी मिलेंगे। और रह गई बात इंग्लिश मीडियम नोट्स की, अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसकी पूरी सूचना मिल जाएगी, क्या कैसे मिलने हैं। मुख्य परीक्षा के इंग्लिश मीडियम नोट्स एग्जाम गुरुजी ने कंप्लीट कर दिए हैं, आपको इसी वीक इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और करंट अफेयर्स को शेयर करना भी नहीं भूले, हमें भी बीच बीच में मोटिवेट करते हैं। और पढ़ाई जारी रखें, सर का जो अभी मेंटोरशिप प्रोग्राम आया है उसको जरूर देखिए। हमारी और आपकी फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए, ठंड का ध्यान रखिए।